हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा चंडीगढ़ में सभी राज्यों की पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना है सम्मेलन का उद्देश्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक के दौरान यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए 6900 करोड़ रुपए की अनुमति प्रदान की। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई पीएम पोषण योजना की संचालन सह निगरानी समिति की बैठक। वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव की गतिविधियों व तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा कल चंडीगढ़ में सभी राज्यों की पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली और आचरण के विरुद्ध जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों के समाधान हेतु राज्यों में गठित पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राधिकरणों को और सुदृढ़ करने, जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और पुलिस के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने सत्ता में आने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सुदृढ़ करने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पुलिस सुधार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए और वित्तीय मामलों से निपटने हेतु हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो का गठन किया है, जिसके तहत कर चोरी, बिजली चोरी, खनन चोरी या नहर पानी की चोरी इत्यादि गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है। लेजिस्लेचर का अपना एक काम होता है, एक्ट बनाओ, कौन सी शिकायत हो सकती है, कौन सी पीड़ा हो सकती है, कौन सा समस्या हो सकती है, उसको ठीक करने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। आखिर एक्ट भी तो देश की जनता में से चुने हुए लोग आते हैं, वो बनाते हैं, और कोई भी एक्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो परिपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं खामियां उसमें भी रह जाती हैं। एक्ट बनते हैं, फिर उसके रूल्स बनते हैं, रूल्स में भी कभी कभी कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अनुभव तब आता है जब उन सबका लागू करने के बाद अनुभव आता है। अनुभव में बहुत सी चीजें आती थी, पुलिस की जातियां ध्यान में आती थी, पीड़ित व्यक्ति से पुलिस की दूरी कितनी बनी हुई है, कितना वो दुत्कारते हैं, ये भी ध्यान में आता था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस प्राधिकरण का जो काम है बहुत आसान नहीं है, कठिन काम आपको दिया गया है। तो उस एक ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है ना, उस नाते से, उस तरीके से आपको क्या ठीक है क्या गलत है, एक रिपब्लिकन कंट्री का जो एक स्वभाव होता है वो आपको रखना चाहिए। सीएम ने कहा, हरियाणा में भी मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है और राज्य में लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन एक अच्छा निर्णय है ताकि सभी राज्य अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कर सकें। प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जितने सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया, हमने भी हरियाणा में उसको लागू किया है। हमारे 3.5 लाख परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। पुलिस सबसे बड़ा तो अध्यापकों का है, उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पुलिस के कर्मचारी। हमने पुलिस कर्मचारियों के सामने भी रखा कि भी क्या करना है हमें, हमारा दायित्व क्या है, पब्लिक की अपेक्षाएं हम उसके ऊपर कैसे पूरा उतर सकते हैं। इस पर पुलिस के लोगों को एक सेवक के नाते अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। देश स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कानून का राज है, लेकिन कहीं अगर कानून के राज में किसी व्यक्ति को तकलीफ हो जाए, उसका सुनने वाला जो है, आपके लिए दुधारी तलवार ये है कि एक तरफ कानून है, एक तरफ पीड़ित हो रहा है। उस समय मुझे लगता है आपको इतनी छूट तो होगी ही कि नहीं, उसका तो न्याय होना है। तो न्याय एक सैद्धांतिक तौर पर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 33 महिला थाने स्थापित किए हैं और पुलिस में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाई है। साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग से साइबर थाने बनाए हैं और हर पुलिस थाने में साइबर डेस्क भी स्थापित की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में
ओलावृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, उनकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश व केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश के कई जिलों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में काफी नुकसान हुआ है। पिछले 3-4 दिन में हरियाणा भर में वर्षा भी हुई है और कई जगह ओलावृष्टि जो हुई उसके कारण से कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। उन सब किसानों को जिनका ओलावृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी करा करके उनको मुआवजे का भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान यमुनानगर में 800 मेगावाट के बनने वाले दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के लिए टेंडर का कार्य भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 6900 करोड़ रुपए में देने की अनुमति प्रदान की। सीएम ने कहा कि प्लांट का कार्य जल्द शुरू होगा। BHEL इस कार्य को 4 साल से अधिक की समयावधि में पूरा करेगी। इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगे हुए हैं। ये पहले लगे यूनिट से 8% ज्यादा क्षमता के हैं। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी। इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपकरण लगाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में पीएम पोषण योजना की राज्य स्तरीय संचालन सह निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि पीएम पोषण योजना राज्य के 8,671 प्राथमिक स्कूलों एवं 5,582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इनमें 14,000 प्लेवे स्कूल बाल वाटिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पीएम पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उपयोग पर ध्यान दें, ताकि बच्चों को पोषण व प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों का सर्वे करते बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन और पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के बारे में सरकार को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, ताकि उन्हें कुपोषण की समस्या से निजात दिलवाई जा सके। पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करके प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करना और प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति और हरियाणा के नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा शहरी नियोजन पर आयोजित हरियाणा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा हजारों वर्षों की प्राचीन विरासत को समेटे हुए है। राखीगढ़ जैसे स्थल हमारे पूर्वजों की अनूठी शहरी नियोजन क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमें शहरों में कम उपयोग वाली भूमि के पुनर्वास, पारगमन उन्मुखी विकास को बढ़ावा देने और स्थायी बुनियादी ढांचे का उन्नयन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यातायात की बढ़ती भीड़ और प्रदूषण की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमें स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, एकीकृत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क और साइकिल और पैदल चलने को बढ़ावा देने जैसे नवीन समाधान तलाशने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने नई बस्तियों के लिए सतत विकास मॉडल अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मॉडलों में शुरुआत से ही ग्रीन स्पेस, जल संरक्षण उपाय और ऊर्जा कुशल डिजाइन शामिल किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि एक ही जैसी नीति सभी शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, इसलिए हमें लैंड पूलिंग, सार्वजनिक निजी भागीदारी और भूमि मालिकों को विकास परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने जैसे विकल्प तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती जरूरतों के प्रति हमारा दृष्टिकोण गतिशील और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता को शहरी नियोजन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज के चुने हुए नुमाइंदे, इन सबको मदद करने के लिए अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है।
हेल्थ एंड एजुकेशन डायरेक्टली देखिए दो तरह से इनके जिम्मे आए। एक तो है अर्बन सैनिटेशन, पानी की जो सप्लाई है, सुवेज मैनेजमेंट, वो सारी चीजें कैसे प्लान किया जाए, कैसे इन सब समस्याओं में क्या समस्याएं आ रही और ज्यादा दिक्कतें वो भी समझना और फिर उनसे कैसे निदान पाया जाए, ये सारी चीजों पे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गोवा दौरे के दौरान गोवा को नई सौगात दी और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ने की देश की प्रतिबद्धता के सिलसिले में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व निवेश पर जोर देते हुए कहा कि देश भर में सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में इतना निवेश किया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद निम्न कार्बन उत्सर्जन पर 4% दर तक बरकरार रखने पर भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में भी विचार रखे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर विश्व को दिशा देने में नेतृत्व की भारत की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए देश के समर्पण की बात भी दोहराई। इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट पर यही काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों के सीधे शामिल होने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे पोस्टर, प्रचार सामग्री, रैलियों और चुनावी बैठकों सहित किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल न करें। आयोग ने इस प्रकार के किसी भी मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति का स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवारों को अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें बच्चों के हाथ में हथियार देकर रैली में या वाहन में बच्चों को पकड़ाकर प्रचार नहीं करना भी शामिल है। निर्देश में कहा गया है कि किसी भी नेता के साथ बच्चे के अपने माता पिता की उपस्थिति में चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल होने को दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अपने अधिकार क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की गतिविधियों व तैयारियों के संबंध में वर्चुअली समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी उपायुक्तों को पोलिंग कर्मियों के लिए ट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैच तथा रिसीविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल व फर्स्ट एड इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग, सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं के कारण मृत्यु हो जाने पर परिवारजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत 30 लाख रुपए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांगता होने पर परिवारजन को 15 लाख रुपए तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली ये एक्स ग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कल शाम चांसलर स्कॉलर इंटरैक्शन मीट का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शोधार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शोधार्थियों से उनकी शोध संबंधी प्रगति को जाना व शोध में आने वाली समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों का नौकरी करने की बजाय अन्य लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य होना चाहिए। आधुनिकता के दौर में हमें ये समझना चाहिए कि कृषि न केवल खेती है बल्कि जीवन जीने का एक स्थायी तरीका है। और इंदौर मार्केट में और एक अच्छा विषय बताया, जो भी आगे चल के स्टार्टअप करेंगे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वायदा किया है। तो मैं यही बोलने के लिए आया हूँ, आप ये रिसर्च करने के बाद नौकरी के लिए नौकरी मेरा प्रोफेसर बने अच्छा है, लेकिन रहेंगे तो कोई परवाह नहीं। हिम्मत के साथ साहस के साथ स्टार्टअप शुरू कीजिए और नौकरी ढूंढने वाला नहीं, मैं 10 लोगों को नौकरी दूंगी, ये बात आपको मालूम। लेकिन थोड़ा हिम्मत होना चाहिए, थोड़ा हिम्मत भी होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, कभी भी लाइफ में जो मिला उसे कंटेंट रहना चाहिए। उधर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कल हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर चले कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने हवाई अड्डे की चारदीवारी सहित दूसरे चरण के लगभग सभी कार्य पूर्ण और तीसरे चरण के कार्य शुरू हो चुके हैं। यहां से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। हो चुकी है और चारदीवारी भी पूरी बन चुकी है और जो पैसेंजर टर्मिनल है पहले जो 50 लोगों का था और अब ये लगभग 150 लोगों का है, ये भी 2-2.5 महीने में बन जाएगा। तो ये सारी तैयारी होने के बाद होपफुल, ऐसा मैं यकीन से विश्वास करता हूँ कि बड़ा जहाज यहाँ लैंड कर जाए। 3-4 महीने आप मानिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बिल्डिंग भी बननी है, फाइनल लेयर भी लगनी है, तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 2-2.5 महीने में हम पूरी कर लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। जनवरी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का औसत लिंगानुपात 910 दर्ज किया गया है। विभाग द्वारा जारी लिंगानुपात आंकड़ों में चरखी दादरी जिला पहले स्थान पर है। दादरी में लिंगानुपात 1049 दर्ज किया गया है। सोनीपत दूसरे व भिवानी जिला तीसरे स्थान पर रहा। वहीं महेंद्रगढ़ जिला 824 लिंगानुपात के साथ अंतिम पायदान पर है। चरखी दादरी के कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने बताया कि दादरी जिला में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। कि सभी कर्मचारियों की मेहनत का फल है। वे लगातार अभियान चलाकर लोगों का लिंगानुपात के बारे में जागरूक कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास अधिकारी गीता सहार ने लिंगानुपात में आए सुधार पर खुशी जाहिर की है। आज की एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, पिछले 8-9 महीने से जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं उसकी वजह से अब फर्स्ट आया है। ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ने काम नहीं किया है, WCD डिपार्टमेंट का भी इसमें पूरा सहयोग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी पूरा सहयोग किया है, ज़िला प्रशासन और पुलिस सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है, तभी हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। लोगों को जागरूक किया गया, उसका अब हमने जनवरी माह में जो है पहले स्थान पर आया है कि 1000 से ऊपर का लिंगानुपात हुआ है। तो यही है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर ने, सुपरवाइजर ने और दूसरे विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग हैं उसमें आशा वर्कर ने भी और साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी, क्योंकि जो 3 डिपार्टमेंट हैं वो इस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम करते हैं, तो उन सब के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम इसमें कामयाब हुए हैं। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा कि लड़कों की तर्ज पर अब लड़कियों को भी समान अवसर मिल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज में जागरूकता आ रही है। लिंग अनुपात में आया है। 2023 में तो हमारा जो चरखी जिला था वो पीछे था, लेकिन अब 2024 में लिंग अनुपात में वो प्रथम रहा है। पानीपत से नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी
पानीपत के बाद दादरी जिले ने इसका अनुसरण करते हुए हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रथम स्थान अब 2024 में दिखाया है। चरखी दादरी लिंग अनुपात में प्रथम आया है। मैं इसके लिए हमारे पूरे महिला समाज को बधाई की पात्र मानती हूं कि उन्होंने कदम से कदम मिलाकर हमारे इस अभियान में उन्होंने सफलता दिलवाई है और मैं आगे भी उम्मीद करूंगी कि ऐसे पूरे देश भर में ऐसे ये कानून चलेगा कि हमारी महिलाएं और सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। महेंद्रगढ़ जिले ने योजना के तहत 100% लक्ष्य प्राप्त कर है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में ही पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन लगाए गए हैं। योजना के जिला कोऑर्डिनेटर मंगतू राम ने बताया कि महेंद्रगढ़ में 40% ऐसा ग्रामीण क्षेत्र था जहां पीने के पानी की समस्या थी। वहां के लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी ये समस्या खत्म हो गई है। जिले में कुल 1,47,000 ग्रामीण परिवारों में घर पर ही नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। हर व्यक्ति को हर घर में नल से जल मिल रहा है। फिलहाल की मैं बात करूं तो 1,47,923 ग्रामीण घरों को हमने नल के माध्यम से जल प्रदान कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले महिलाएं दूर दराज से पानी लेकर के आती थी, उनकी स्थिति सुधरी है और उनका जो जीवन यापन करने का जो एक तरीका था उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। इसका लक्ष्य 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा था कि भारत के हर घर को नल से जल हम 2024 में प्रदान कर देंगे। गांव तलोट की सरपंच सुनीता देवी व योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें पानी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही पीने का स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, जिसके लिए वे केंद्र व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हैं। पहले हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें दूर से पानी लाना पड़ता था। अब वो हर घर जल योजना के तहत हमें इस योजना से बहुत लाभ मिला है। हमारे गांव में खूब पानी आता है, सुबह हर तीसरे दिन सप्लाई आती है, उससे हम बहुत खुश हैं। पहले का ऐसा माहौल था कि कई बार तो हम बच्चों को बिना नहलाए स्कूल जाने से रोक लेते थे कि उस दिन नहाए नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हमारे घर में हर रोज सुबह पानी आता है। हम इससे बहुत खुश हैं। मोदी जी को घर घर में नलका लगवा दिया जी, बहुत अच्छा काम हो गया। ये दूसरे गांव में पानी भरे कर दा, बहुत परेशान था, सिर पर पाल भी उड़ गया पानी के लिए। तो अरे बहुत सुविधा हो रही है, घर घर में बहुत सुविधा। हर घर नल से जल योजना शुरू हुई है। इसके बाद प्रत्येक गाँव में नल लग गए हैं, जिसके कारण सुबह शाम पानी आ जाता है। जो पानी आता है हर घर में पानी आता है, जो पानी आता है वो बिल्कुल साफ पानी आता है। इसके लिए हम लोग हरियाणा सरकार व भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया है, घर घर जल मिशन के तहत कि हर घर में नल लग गया है, हमारे घर में भी नल लग गया है और पानी टाइम टू टाइम आता है, बिल्कुल सही और साफ पानी आता है। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के जो इतना अच्छा काम किया है। विश्व प्रसिद्ध 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में देश की संस्कृति के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। खान पान, वेशभूषा और हस्तशिल्प के नायाब विकल्पों से पूरा मेला मानो साराबौर है। देश ही नहीं, विदेशी आगंतुकों और प्रतिभागियों ने मेले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विशिष्ट पहचान दी है। इस मेले का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। स्वागत है, जहां पर उमंग है, जोश है, तरंग है और 2 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश की तमाम संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। हर राज्य का एक अलग जोनर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर हर प्रकार के वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, खान पान आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार की जो ये वेशभूषाएं हैं ये आपको देखने को मिलेगी। उसकी सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान है पूरे देश में। गुजरात थीम के बारे में तो सबसे अच्छा तो खाना, मेरे को यहाँ का गुजराती खाना बहुत पसंद है और इस मेले में आके ना ये लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हर स्टेट के हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है और इजीली देखने को मिलती। मैं तो काफ़ी सालों से यहाँ इस मेले में आ रही हूँ,
तो ये मेला काफ़ी अच्छा लगता है और हिंदुस्तान की हर कल्चर को ये मेला प्रेजेंट करता है। और ये एक मिनी इंडिया तकरीबन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, इसके साथ साथ तकरीबन 40 देशों के जो नर्तक हैं या फिर वहाँ के जो पारंपरिक जो भी लोग वहाँ पे नृत्य करते हैं वो यहाँ पर आएंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहने वाला है। हमारे भारत की जो हमारे गांव की सभ्यता है उसको ये विलुप्त होती जा रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अपना हम परफॉर्मेंस करते हैं, ताकि कोई इसको नगाड़े को कोई ढोलक बोलता है, कोई सारंगी बोलता है, इसको बढ़ावा दे रही है जी अपनी कला का। जिसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था वो आपको एक ही छत में, एक ही कैंपस में देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए अनोखा अनुभव रहने वाला है। The most unique thing about our store is we have traditional masks. It depicts who Africa is. It shows our culture and our heritage. That's it. ये तकरीबन 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें तमाम खान-पान और व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत नायाब मौका आप लोगों के लिए हो सकता है। जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे की मेजबानी में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन वर्ग में महिलाओं में हरियाणा ने टीम चैंपियनशिप बनने में सफलता हासिल की। वहीं पुरुषों में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड विजेता रहा। सोमवार से फ्री स्टाइल कुश्ती की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ समय से चर्चाओं में रहने के बाद जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। आईओए की एडहॉक समिति के जरिए आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार रेलवे कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे की गणपति नगर रेलवे कॉलोनी स्थित क्रिकेट ग्राउंड में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। रविवार को महिलाओं के ग्रीको रोमन वर्ग में हरियाणा ने टीम चैंपियनशिप में विजेता बनने में सफलता हासिल की। वहीं पुरुषों में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड विजेता रहा। सोमवार से फ्री स्टाइल कुश्ती की शुरुआत हुई है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के आयोजन पर खुशी जताई है। मैंने 50 kg में ब्रोंज मेडल लिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है, खाने की भी व्यवस्था अच्छी और है ना, रहना भी होटलों में कोई ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, रहने की व्यवस्था सही। सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी है क्योंकि मैं खुद रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड से खेल रही हूँ और इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा सारा सेटअप, गेस्ट के लिए खाना, मतलब हर व्यवस्था एक बहुत ही अच्छे लेवल पे की है। ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सर, कंपटीशन अच्छा है। यहाँ पे स्पेस वगैरह बहुत कम वगैरह जैसे मेंटेन किया हुआ है ना, वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। जैसे कि ऊपर से कोई आ रहा था तो उन्होंने रोका कि ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपका प्लेयर वगैरह, ये सब चीजें ये और कंपटीशन में बहुत कम देखा जाता है। और बैठने की यहाँ पे स्पेस वगैरह आरपीएफ बहुत ज्यादा साथ दे रही है मेंटेन करने में डिसिप्लिन। चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों की 28 टीमें शामिल हो रही हैं। इनमें 1000 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। चैंपियनशिप में कुश्ती की 3 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, जिनमें फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती की 10 अलग अलग भार वर्ग की प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। संसद के राज्यसभा सदन में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। बीते 1 दशक में एमबीबीएस और पीजी की सीटें डबल हो चुकी हैं, ताकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर की बहाली हो और लोग उन्हें सस्ती दवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। देश में हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिले और मोदी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति रही है। मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो, तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहां डॉक्टर चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में एमबीबीएस की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 एमबीबीएस की सीट हो गई, पीजी की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के
आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।